हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू क्लास। कल हमने पढ़ा था 14 में नेचुरल समानता की बात की थी और 15 में बोला कि विशेष स्थितियों में और विशेष प्रावधान है वो किए जा सकते हैं। सामान्य पढ़ा था हमने 15 में कि 5 आधार थे, उन आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15.3 में हमने पढ़ा महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं और 15.4 में भी आरक्षण की बात हमने की थी। अब 16 में पढ़ते हैं। 16 है लोक नियोजन व नियुक्तियों में अवसर की समानता। लोक नियोजन क्या होता है कि यानी सरकारी जो कार्यालय है उनके अंदर जो नौकरियां दी जाएगी, या फिर कह सकते हैं रोजगार के मामले में जो भी सरकार है वो भर्तियां निकालेगी, उसमें विशेष प्रावधान ने या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पे वो यहाँ पर आगे दिए गए हैं। तो लोक नियोजन व नियुक्तियों में अवसर की समानता की बात करता है ये। तो ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, यानी विदेशियों को प्राप्त है वो नहीं है। नेचुरल इक्वलिटी की बात की थी 14 में, वो सभी के लिए था, लेकिन 16 में बात कर रहा है केवल नागरिकों यानी भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। सिर्फ सरकारी पदों पर निजी पर नहीं, यानी ये जो है सरकारी पदों पर नियोजन की बात करता है, यानी जो भी सरकारी भर्तियां हैं उसमें अवसर की समानता की बात है ये करता है। फिर है 16.2 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान अथवा निवास स्थान के आधार पर अपात्र नहीं होगा और न उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। 15 में हमने पढ़ा था 5 आधार थे, लेकिन इसमें 2 और ऐड हो गए। इसमें देखना धर्म, मूलवंश, जाति आधार पे, लिंग आधार पे, उद्भव के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर, इन आधार पे भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। तो इसमें आधार की बात करें तो अपन कहते हैं ये कितने आधार हो गए, 7 आधार पे भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता। फिर है 16.3 संसद विधि द्वारा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश में अधीन सेवाओं में निवास के आधार पर प्रावधान कर सकेगा। यानी इस प्रकार का कोई राज्य या इस प्रकार का कोई केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर कह सकते हैं कि विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत हो, जैसे अपन कहते हैं ना एक शब्द टीएसपी एरिया, तो वहाँ पर दूसरे है वो नौकरियाँ नहीं ले सकते, वहीं के लोकल है उनको प्रायोरिटी है वो दी जाती है। तो विशेष प्रावधान है वो किए जा सकते हैं। कौन करेगा? संसद। ये संसद के पास पावर है, उस राज्य के पास पावर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान सरकार है वो ये कहेगी कि सिर्फ राजस्थान के ही लोग है वो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ की सरकारी नौकरियों में, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये संसद के पास पावर है, वही करेगी। हालांकि ये कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती बिल्कुल भी कि हम कहीं भी है वो फॉर्म नहीं भर सकते किसी भी राज्य में, ये संसद ही तय करेगी। लेकिन एक क्राइटेरिया तय कर सकती है। जैसे हरियाणा में अपन कहते हैं कि सिर्फ 5% है बाहर वालों का लिया जाएगा, तो वो वहाँ के जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर 16.4 क्या कह रहा है, राज्य नौकरियों में आरक्षण। तो नौकरियों में आरक्षण किस प्रकार दिया जा सकता है? इसमें 2 आधार, एक तो पिछड़ा वर्ग और एक है सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। तो 16 में ये बात कह रहा है कि राज्य विशेष प्रावधान करेगा, यानी वहाँ के जो लोकल है उनके लिए अगर विशेष प्रावधान करनी है तो सिर्फ 2 कंडीशन देखी जाएगी, एक तो पिछड़ा वर्ग और एक है वो सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। मतलब है जो मान लो ऐसे सरकारी नौकरी, जैसे राजस्थान में से मान लो 5 करोड़ सरकारी नौकरी है और उसमें से अगर कहें कि एक विशेष कास्ट या फिर एसटी का ऐसे कहेंगे सिर्फ 1% है, ठीक है, सिर्फ 1% है इसमें प्रतिनिधित्व इनका, तो बहुत कम है ना, तो इनको आगे लाने की ज़रूरत है, इसलिए इनको विशेष प्रावधान इनके लिए किए जा सकते हैं। तो 2 आधार है याद रखना है 16.4 में। 16.1 में तो सीधा यह है कि सरकारी नौकरियां हैं उसमें भेदभाव नहीं कर सकते कि आप भैया इस राज्य के हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते इस राज्य में, ठीक है, इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16.2 कह रहा है ये 7 चीज़ें दी इसमें याद रखना है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 16.3 कह रहा है कि संसद के पास पावर है ये कि अगर किसी विशेष राज्य के लिए या विशेष क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए जाने हैं, यानी वहाँ के लोकलों को ही लेना है सिर्फ, तो ये संसद के पास है वो अथॉरिटी है। फिर राज्य नौकरी में जो आरक्षण दिया जाएगा सिर्फ 2 आधार पे, एक तो पिछड़ा वर्ग का हो सकता है और या फिर कि जो सेवाएं हैं यानी सरकारी जो नौकरियाँ उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो उनका नहीं है। फिर यानी 340 में ये चीज़ लिखी गई है कि पिछड़े वर्ग के अन्वेषण है तो राष्ट्रपति प्राधिकारों की
प्राधिकारी की नियुक्ति करेगा, यानी कोई भी कास्ट है वो पिछड़ी है या नहीं ये तय कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति एक कमेटी बनाएगा, एक समिति का गठन करेगा, वही तय करेगी। ठीक है, तो ये हम तय नहीं करते, न हमारे सीएम तय करते हैं, ये ना संसद तय करती है। कौन तय करता है? प्रेसिडेंट बोलता है एक समिति बनाने की और वो तय करती है। ठीक है, फिर है इसमें 2 आयोग बनाए गए थे। पिछड़ा वर्ग यानी कह सकते हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनमें कौन कौन सी कास्ट आएंगे या किस किस को शामिल किया जाएगा, तो उसके लिए 2 आयोग बिठाए गए थे। एक तो काका कलेलकर आयोग था, 1953 में था ये। ठीक है, ये असफल रहा था, यानी इसने पूर्णतः कह सकते हैं कि जो अपनी रिपोर्ट दी थी उससे संतुष्ट है वो नहीं हुए थे। तो काका कलेलकर आयोग 1953 में। फिर दूसरा था मंडल आयोग, ये तो काफ़ी फेमस है, 1979 में। ठीक है, तो मंडल आयोग इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। पिछड़ी हुई जातियाँ ही पिछड़ा वर्ग इन्होंने बोला। पिछड़ी हुई मतलब कह सकते हैं कि जो अभी भी पूर्णतः विकसित है वो नहीं हो पाए हैं, या फिर मुख्य धारा में शामिल है वो नहीं हो पाए हैं। इस प्रकार की जो कास्ट है इन्होंने जोड़ी और मतलब एक साथ इकट्ठी की और बोला ये सारी जातियाँ किस में आएंगी? पिछड़े वर्ग में शामिल होंगे। फिर इसके बाद ये जो मंडलवाद है, यानी जो इन्होंने शामिल किया था जिन जिन को भी और आरक्षण की जो बात कही थी, उसके खिलाफ जो इंदिरा साहनी थी उसने केस किया कि आप एक ऊपर तो कह रही हो कि इस प्रकार का वो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और आप यहाँ कह रही हो कि पिछड़ी जातियों का वो आरक्षण दिया जाएगा। तो इंदिरा साहनीवाद में 1992 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसने क्या बोला था कि ओबीसी को 27% आरक्षण है वो दिया जाएगा। इसको इस पर सहमति हुई थी या फिर इसको वैधता प्रदान की गई थी। फिर जो आर्थिक आधार पे सवर्ण वर्ग यानी जनरल कैटेगरी को जो आरक्षण दिया गया था 10%, हालांकि ये बाद में लागू हो गया ईडब्ल्यूएस करके 2018 में, लेकिन ये बोला कि आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग को 10% जो आरक्षण दिया गया था उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, उसको समाप्त कर दिया इंदिरा साहनीवाद में। फिर है अधिकतम 50% सीटों पर ही दिया जा सकेगा आरक्षण, यानी अगर मान लो 1000 भर्तियाँ निकली है तो अधिकतम 5,000 पर ही आरक्षण दिया जा सकता है। 50% सीटें वो खाली रहेगी, अनरिजर्व सीटें रहेंगी। ठीक है, तो इसमें आपको ये चारों चीज़ें याद रखनी है। इंदिरा साहनीवाद या मंडलवाद कहते हैं जिसको 1992 में फैसला, उसमें 4 चीज़ें बोली गई। एक तो बोला गया आरक्षण है वो ओबीसी को 27% है वो दिया जाएगा। दूसरा बोला सवर्ण वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है 10% है वो ख़त्म किया जाएगा। तीसरा इन्होंने बोला कि आरक्षण केवल नियुक्ति में ही दिया जाएगा, पदोन्नति में नहीं दिया जाएगा, यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति का मतलब है एक प्रकार भर्ती हो रही है, कोई भी सरकारी नौकरी में भर्ती हो रही है, उसी में आरक्षण है वो दिया जा सकता है, बाद में उसका प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ठीक है, हालांकि इसको भी बाद में लागू कर दिया है, लेकिन जो इंदिरा साहनीवाद है उसके जो फैसले हैं वो आपको 4 अलग से याद रखने हैं। तो इन्होंने बोला कि पदोन्नति में आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। चौथी बात इन्होंने बोली कि अधिकतम 50% सीटें ही रिजर्व हो सकती है, 50% अनरिजर्व रहेगी। ठीक है, हालांकि ये भी अभी हो गया है, आपको पता है कई राज्यों में तो 70% 75% तक आरक्षित है सीटें। राजस्थान में भी 67% है ना, धीरे धीरे बढ़ी रही है। फिर बात करें तो आगे 77वां संविधान संशोधन जो 1995 में हुआ था, इन्होंने 16(4) क जोड़ा इसमें कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया था 77वां संविधान संशोधन 1995 में। फिर वीरपाल सिंह वाद आया था, इन्होंने बोला पदोन्नति आरक्षण है वो अवैध सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कर दिया। वीरपाल सिंह वाद 1995 में आया था। फिर 21वें संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, इसमें 16(4) ख बैकलॉग का प्रावधान किया गया। अब बैकलॉग क्या होता है? ऐसे मान लो जैसे 5000 की कोई भर्ती आई है, ठीक है, और उसमें से ऐसे मान लो आप ओबीसी के ऐसे मान लो आप 27% निकाल लेना, नहीं तो देख लो आप ओबीसी के ऐसे मान लो आप कि 1000 सीटें हैं। ठीक है, और जब भर्ती हुई तो ओबीसी पे जो सेलेक्ट हुए थे बच्चे,
1000 सिलेक्ट हुए थे, उसमें से सिर्फ 900 ने ही नियुक्ति ली, यानी ज्वाइन किया सिर्फ 900 ने। कितनी सीट खाली रहेगी? 100 सीटें खाली रहेगी ओबीसी की। तो आगे की जो भर्ती आएगी ना, आगे की जो भर्ती आएगी उसमें ये ओबीसी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि आगे जैसे 4000 की भर्ती आई आगे, तो उसमें ये सीटें जो पिछली बार वाली खाली है ना, ये जो इसमें से जो ओबीसी की सीटें होंगी ना उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी को बैकलॉग है वो कहा गया। तो बैकलॉग का प्रावधान वो किया गया 81वें संविधान संशोधन 2000। फिर 82वें संविधान संशोधन 2000 में पिछड़े वर्ग को किसी पद हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता में छूट। तो यानी न्यूनतम योग्यता की बात करते हैं, जैसे आप कहते हो कि रीट प्री है जो, उसमें ऐसे कहते हैं कि अलग अलग दे दिए। जैसे आप कहोगे कि ओबीसी के लिए ना, ओबीसी के लिए न्यूनतम है वो 40% अनिवार्य है, ठीक है। फिर बोलेंगे कि एससी और एसटी को 5% छूट दी गई, इनके लिए कितना है? 35%, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, ये न्यूनतम योग्यता में छूट की बात कर रहा है, ठीक है। या एज में छूट दी जाती है, कई बार ऐसे कहते हैं ना, अधिकतम 35 साल, और एससी एसटी के लिए 4.5 साल 5 साल की छूट दे दी गई, इसकी बात कर रही है। तो याद क्या रखना आपको, जो 1995 में था, इन्होंने पदोन्नति में आरक्षण को वापस लागू कर दिया। इंदिरा साहनीवाद में इसको बंद किया था। फिर वीरपाल सिंह बाद पदोन्नति आरक्षण को अवैध कर दिया इसने वापस। फिर 81वें संविधान संशोधन 2000 में 16(4) ख जोड़ा गया, इसमें बैकलॉग का प्रावधान किया गया, ठीक है, ये आपको बता ही दिया। 82वें संविधान संशोधन 2000, इसमें पिछड़े वर्ग को किसी पद हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यता में छूट की बात करता है, ठीक है। फिर 85वें संविधान संशोधन 2001, पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिमाणिक श्रेष्ठता का प्रावधान, ये देखो वापस लागू कर दिया 2001, ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण कर दिया और परिमाणिक श्रेष्ठता का प्रावधान भी कर दिया। ये भी थोड़ा सा खतरनाक है, हालांकि कर दिया तो कर दिया अब, ठीक है, ये लागू है। ये जो प्रमाणिक श्रेष्ठता है ना, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो एक जनरल का कोई एम्प्लॉई है और उसको हो गए 7 साल, और ये कोई ओबीसी या एससी का एम्प्लॉई है और उसको वो बाद में, इसका बाद में मतलब है जो इसने ज्वाइन किया, ठीक है, इसको 7 साल हो गए ज्वाइन किए हुए और इसको हुए 4 साल, यानी इससे 3 साल बाद में इसने वो ज्वाइन किया है, ठीक है। लेकिन जो सीनियरिटी है वो पदोन्नति के आधार पर इसको मिल जाएगी, ठीक है, इसी को कहा गया। यानी इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो पदोन्नति वाला तो मैंने आपको बता दिया, पदोन्नति में आरक्षण पहले हटाया गया, फिर वापस इसको लागू कर दिया गया। यानी प्रमोशन में, प्रमोशन जैसे मान लो 10 साल बाद प्रमोशन होना है, ठीक है, तो ओबीसी वाले का, जनरल वाले का 10 साल बाद होगा, और ओबीसी और एससी वालों को बोल दिया कि 7 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रमोशन में हो गया। लेकिन सीनियरिटी पहले इसी की रहती थी, यानी सीनियर यही होगा, लेकिन इसमें भी कर दिया परिमाणिक श्रेष्ठता, यानी सीनियरिटी भी इनको दे दी। ये पहले लगा था लेकिन फिर भी सीनियरिटी इनको दे दी गई। तो ये भी इसमें किया गया था 2001 में। फिर 16(5) है, किसी पद हेतु धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर नियुक्ति 16 का उल्लंघन नहीं है। जैसे ऐसे मान लो मंदिर का पुजारी सेलेक्ट करना है, ठीक है, नियुक्त करना है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप वो धार्मिक आधार पे, है ना, इस आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो मंदिर का पुजारी करना है तो हिंदू को ही करेंगे, मस्जिद में मौलवी का सिलेक्ट करना है तो मुस्लिम को ही करेंगे, है ना, चर्च में पादरी को करना है तो ईसाई को ही करेंगे, है ना। तो इसको है वो ये नहीं कह सकते आप कि जो आप लोक नियोजन की नियुक्ति की बात करते हो तो उसमें आपका भेदभाव हुआ, तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर 16(6) में ये बाद में जोड़ा गया था, EWS को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया। हालांकि इंदिरा साहनीवाद 1992 में ये कहा गया कि आर्थिक आधार पर आप भेदभाव आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर आर्थिक आधार पर आरक्षण है वो दिया गया। 103वां संविधान संशोधन याद रखना है, बहुत बार पूछते हैं। 103वां संविधान संशोधन 2018, EWS यानी जो जनरल कैटेगरी है उसमें जो गरीब है उसको EWS के अंतर्गत है वो कैटेगरी है वो अलग बनाएगी, ठीक है, इकोनॉमिकल, ठीक है, वीक। फिर अब
अपन बात करते हैं। तो 16 हो गया ना, 16 में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 16 में क्या किया था, 16 में लोक नियोजन नियुक्तियों के अवसर की समानता की बात। देखो 14 प्राकृतिक न्याय पर यानी सभी की समानता की बात करता है। 15 कहता है कि विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन 5 आधार है उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन 15(3) में बोला गया महिला बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, और 15(4) में बोला गया आरक्षण की बात है वो कही गई। फिर 16 ये कह रहा है लोक नियोजन में नियुक्तियों में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों या फिर रोजगार के जो भी अवसर है उसमें सभी को इक्वल समझना, सभी को समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया, इसमें 7 आधार दिए गए। ठीक है, फिर 16(2) में ये बोला गया, अच्छा ये आधार दिए गए थे। ठीक है, फिर 16(3) में ये बोला गया कि संसद है वो तय करेगा कि किसी विशेष एरिया को टीएसपी घोषित करना है नहीं करना, यानी उस वहीं के मूल निवासियों का वो वहाँ पर आरक्षण है वो दिया जाएगा। फिर बात करें तो 16(4) में ये था राज्य नौकरियों में आरक्षण 2 आधार पर बोला गया, एक तो पिछड़ा वर्ग और एक बोला गया कि जो सेवाओं में समान या फिर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वो नहीं है उनका प्रतिनिधित्व। फिर हमने बोला कि इसमें जो पिछड़ा वर्ग कौन है, कौन तय करेगा, तो प्रेसिडेंट एक समिति का गठन करेगा, वो तय करेगी। और जो समिति अब तक बैठी वो 2 बैठी, 1953 में काका कलेलकर आयोग जो फेल हो गया था, और फिर बैठा था आपका मंडल आयोग 1979 में। ठीक है, इसने फिर अपनी रिपोर्ट दी कि ये कास्ट है वो पिछड़ा वर्ग में आएगी। फिर इंदिरा साहनी वाद आया था, इंदिरा साहनी जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसने 4 बातें बोली थी। एक तो बोला गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, एक बोली ईडब्ल्यूएस को जो 10% था वो ख़त्म किया जाएगा, और एक इसने बोला कि जो प्रमोशन में आरक्षण है वो बंद किया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति के समय ही दिया जाएगा। और एक बोला अधिकतम 50% सीटों पर ही आरक्षण है वो दिया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद 2-3 केस है वो और आए थे ये। फिर 16(5) में ये बोला गया कि जो धार्मिक स्थान पर जो आप किसी की नियुक्ति करते हो तो उसको इस पद का उल्लंघन है वो नहीं माना जाएगा। और 16(6) फिर बाद में जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2018 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। फिर 17 है अस्पृश्यता निषेध यानी छुआछूत का अंत, ये आर्टिकल 17 है। ठीक है, ये दंडनीय अपराध लिखा गया इसमें, लेकिन दंड नहीं लिखा गया कि कितना दंड है। इसमें ये लिख दिया गया कि संसद तय करेगी, ये स्वतः लागू नहीं होता। इसके लिए अनुच्छेद 35 के, देखो 35 में लिखा गया है कि मूल अधिकार से संबंधित जो विधि या फिर जो नियम बनाएगी या कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, चाहे किसी भी आपके मूल अधिकार पे कानून बनाए। तो जो अस्पृश्यता निषेध है ये दंडनीय अपराध लिखा गया इसमें, लेकिन दंड कितना होगा ये नहीं लिखा गया, या किस प्रकार का ये अपराध होगा ये इसमें वो नहीं लिखा। इसमें ये बोला गया स्वतः लागू नहीं होगा, इसके लिए अनुच्छेद 35 के अनुसार संसद विधि बनाकर नियम वो लागू करेगी। तो संसद विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। तो संसद ने बनाई भी अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को बनाया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 को बनाया, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाया गया। तो 1955 अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये आपको याद रखना है अस्पृश्यता वाला। या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सा है जो अपने आप लागू या स्वतः लागू नहीं होता, तो ये 17 है, क्योंकि स्वतः लागू होने का मतलब ये होता है कि इसमें इस प्रकार की कोई चीज़ें नहीं दी गई कि क्या अस्पृश्यता, किस प्रकार की अस्पृश्यता है वो, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। क्योंकि अस्पृश्यता का मतलब ऐसा नहीं है कि आप हाथ लगाते हो तो अनटचेबल, मतलब इस प्रकार की चीज़ें हैं वो आप भेदभाव करते हो, वो नहीं है। इसमें और भी सब चीज़ें शामिल होती हैं। किसी का आप कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव करते हो, किसी भी प्रकार से भेदभाव कर सकते हो, है ना। तो सारी की सारी अस्पृश्यता के अंतर्गत है वो आती है। तो ये तय कौन करेगा, ये जो संसद है वो विधि बना करे इस प्रकार के कानून बनाएगी कि इसमें क्या क्या शामिल होगा और उसके लिए क्या क्या वो दंड होंगे, ये चीज़ें इसमें शामिल की गई। फिर 18 उपाधियों का अंत बोला गया इसमें। उपाधियाँ तो पहले जो लगाते थे ना, नाइटहुड या फिर ये बड़ी बड़ी जो उपाधियाँ लगाते थे, तो उस प्रकार की उपाधियाँ आप है वो नहीं लगा सकते। उपाधियों का अंत है वो किया गया, क्योंकि आप समानता की बात करते हो तो स्पेशल तो किसी को दिखना ही नहीं है यहाँ पर। तो 18(1) में ये बोला गया कि सेना और आपकी शिक्षा, इन 2 चीज़ों में उपाधियाँ दे सकते हो आप, ये सारा सरकार है वो दे सकती है। तो सेना में आप कहते हो लेफ्टिनेंट वगैरह, है ना, इस प्रकार की जो उपाधियाँ मिलती है वो। और जो शिक्षा में आप बात करते हो डॉक्टरेट की उपाधि है ना, मास्टर की उपाधि है, तो ये जो उपाधियाँ वो, तो ये शिक्षा और सेना सिर्फ 2 ही चीज़ों में वो ये दी जा सकती है उपाधियाँ। ठीक है, और वही आप लगा सकते हो नाम के आगे।
18(2) कह रहा है कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अब आप कहते हो कि जी भारत सरकार नहीं दे सकती उपाधि, तो हम विदेश में जाके ले लेंगे, नाइटहुड की उपाधि ले लेंगे इंग्लैंड जा करके, तो आप नहीं ले सकते। ठीक है, विदेश में भी आप नहीं ले सकते। फिर कोई भी विदेशी जो राज्य के किसी लाभ के पद पर है, राज्य के लाभ पद मतलब देश के यानी भारत सरकार से तनख्वाह लेता है वो। ठीक है, कोई भी विदेशी है जो भारत में नौकरी करता है और भारत सरकार से तनख्वाह लेता है, तो वो अगर विदेश से उपाधि लेगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति है वो आवश्यक होगी। ठीक है, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। फिर है ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें, उपाधि वो ग्रहण नहीं करेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके सारे, है ना। तो इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है नहीं, 16 को कर ही दिया, अब 19 पढ़ते हैं। अब करते हैं अपन स्वतंत्रता का अधिकार 19। तो 19 है वो स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, पहले समानता की बात की गई और फिर अपन स्वतंत्रता की बात करते हैं। 19(1), तो 19(1) से शुरू करते हैं। 19(1) क में क्या दिया है, देखो दो चीज़ें हैं। एक तो 19(1) इसमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता है वो दी गई है। 19(1) क लगा दिया, ठीक है, या छोटा ए कह सकते हो आप। ठीक है, और 19(1) बी या ख कह सकते हो, 19(1) सी या ग कह सकते हो, इस प्रकार किया गया। फिर इस साइड में लिखा गया 19(2), तो इसमें तो स्वतंत्रता दे दी गई और उसमें उससे संबंधित जो भी प्रतिबंध है वो दिए गए। यानी स्वतंत्रता आपको किस प्रकार की दी गई है और उसमें आप क्या क्या नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि स्वतंत्रता दे दी तो मतलब जैसे भ्रमण की स्वतंत्रता दे दी तो आप ये थोड़ी है कि किसी के भी घर में घुस जाओगे, है ना, या कहीं भी पब्लिक प्रॉपर्टी में घुस जाओगे, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी लगाने होंगे ना। तो वो प्रतिबंध इस साइड वाले में, जैसे 19(1) ए का तो 19(2) में हो गया, 19(1) बी का 19(3) में हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो 19(1) ए, 19(1) बी, 19(1) सी, इस प्रकार चलेगा। और ये जो प्रतिबंध है 19(2), 19(3), 19(4), 19(5) ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 19(1) क्या पढ़ते हैं अपन। विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में कई प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया 19(1) में, प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया वालों की स्वतंत्रता है वो। ठीक है, देखो स्वतंत्रता के जो अधिकार है ना उसमें लगातार है वो शामिल होती जा रही है। किस प्रकार की स्वतंत्रता है वो आपको दी जा रही है। फिर विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, चुप रहने की स्वतंत्रता। देखो ये सूचना प्राप्त वाली राइट टू इन्फॉर्मेशन 2006 के आसपास लागू हुआ था, है ना, तो वो हो गया। चुप रहने का अधिकार, देखो आपको बोलने का अधिकार है तो और चुप रहने का भी अधिकार है। ठीक है, और घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार ये भी दिया गया, ये बाद में दिया गया। देखो पहले ये बोला गया था कि आप जो राष्ट्रध्वज है ना वो सिर्फ खादी का ही बनेगा, इस प्रकार के कुछ नियम थे उसके। लेकिन बाद में फिर बोला गया कि आप जो कागज़ वगैरह अन्य के भी वो बना सकते हो और फहरा सकते हो। पहले रात को भी नहीं फहरा सकते थे आप, है ना, लेकिन अब फहरा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो ये सारी चीज़ें वो शामिल की गई है। और 19(1) क है ना जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें जो आपने जो भी लगाए गए प्रतिबंध वो 19(2) में इसमें बोला गया है वाक्य व्यक्ति। अच्छा एक पहले मैं बता दूँ आपको जो स्वतंत्रता दी गई 6 प्रकार की। सबसे पहले 19(1) क में बोला गया वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना हो गया, अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त करना। तो आप जो अपने जो विचार है वो आप बोल कर भी प्रकट कर सकते हो, लिख कर भी प्रकट कर सकते हो, संकेत द्वारा भी प्रकट कर सकते हो, या आप मूवी बना कर भी प्रकट कर सकते हो, है ना। तो फिल्म वगैरह बनाना ये भी आपकी इसी के अंतर्गत आता है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबसे पहले आप बोलते हो, ठीक है, बोलने को बोलोगे आप तो लोग इकट्ठे होंगे, तो क्या होगी आपकी सभा, तो सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब सभा हो गई, इकट्ठे हो गए लोग, तो आप क्या करोगे, अपना संगठन बनाओगे। ठीक है, आप संगठन
इसमें एक सहकारी शब्द भी जोड़ा गया। सहकारी मतलब जो सरकार और अपना निजी या दोनों साथ मिलकर काम करे, तो संगठन बनाने की। तीनों के पहले बोल लोगे तो लोग इकट्ठे होंगे, तो आप सभा करोगे आप, तो फिर बोलोगे भैया हमें कुछ है वो एक सभा, आप कोई विशेष कार्य के लिए करते हो ना, फिर बोलोगे हमारा जो कार्य हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया है उसको लागू करना है, उसके लिए हमें कार्य करना है, तो उसके लिए आप संगठन बनाओगे। ठीक है, अब संगठन बना लिया, संगठन बनाने का आप क्या करोगे, भ्रमण, यानी जगह जगह जाओगे। ठीक है, भ्रमण करने की भी हो गई। अब भ्रमण करोगे आप जगह जगह, तो आपको रहना भी पड़ेगा वहाँ पर, तो क्या हो गया, निवास। ठीक है, निवास की होगी। अब निवास करोगे आप, कहीं पर रहोगे, तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसमें क्या हो गया, व्यापार व कार्य करने की स्वतंत्रता, इसमें कार्य किया जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती है। सबसे पहले आप बोलते हो, आप बोलोगे तो लोग इकट्ठे होंगे तो सभा बुला सकते हो, शांतिपूर्ण सभा हो गई आपकी। तो आप क्या करोगे, अपने कार्य करने के लिए एक संगठन बनाओगे, और संगठन बना लिया आपने। संगठन बनाने के बाद आप जगह जगह भ्रमण करोगे, यानी उन संगठन के लिए जो कार्य करोगे वो। ठीक है, फिर आप जगह जगह जाओगे, तो आपको रहना पड़ेगा, तो निवास। अब रहना पड़ेगा तो आपको कार्य, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो 1901 के अंतर्गत विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई प्रकार की स्वतंत्रता शामिल किया है, बाद में शामिल की गई ये चीज़ें। ठीक है, 1901 क में जो बोलने की स्वतंत्रता है ना, उसमें दी गई है ये सारी। प्रेस की है, विज्ञापन करने की है, सूचना प्राप्त करने की है। ठीक है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन बोले ना, आपको किस में जोड़ा गया है, तो 1901 क में जोड़ा गया। ठीक है, और चुप रहने का अधिकार भी 1901 क में पूछ लेते हैं। फिर घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार, ये भी बाद में मामला आया था, 2000 के बाद का मामला ये। ठीक है, तो इस प्रकार के वो मतलब लगातार है वो केस जाते हैं कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें फैसला लेता है कि आपको और क्या क्या स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर जो निर्बंधन, यानी इसके ऊपर जो रोक लगाई गई है बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, वो क्या क्या है। तो वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध लगाने के लिए 8 आधार का उल्लेख है, तो 8 आधार अभी है वो किए गए। पहला है राज्य की सुरक्षा। राज्य से मतलब आपको बताया था देश, राज्य सरकार है ना, ये सारे आते हैं। तो राज्य की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसा मामला जिस पर आप बोलते हो और आप उस सुरक्षा के खिलाफ बोलते हो, भड़काऊ भाषण देते हो, तो उस पर रोक है आपको। अब आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो कुछ भी नहीं बोल सकते आप। ठीक है, बोलने का मतलब आप अभिव्यक्त जैसे पोस्ट करते हो फेसबुक इंस्टा पे, वो भी आप नहीं कर सकते, भड़काऊ, वो भी अभिव्यक्ति कर रहे हो आप। ठीक है, फिर है विदेशी राज्य मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी मैत्रीपूर्ण संबंध अगर खराब होते हैं, अब आप किसी देश पे पोस्ट करते हो, विदेश किसी भी दूसरे देश पर, और वो आपको अपने सरकार को ये लगता है या कोर्ट को ये लगता है कि ये हमारी जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो ख़राब कर रहा है, तो उस पर रोक है आपको। फिर है लोक व्यवस्था खराब कर नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का भाषण नहीं दे सकते कि लोक व्यवस्था वो खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो। सदाचार, इसके मतलब इस प्रकार के वो आप भाषण नहीं दे सकते कोई सदाचार का उल्लंघन हो। किसी की मान हानि हो, इस प्रकार का भी आप भाषण नहीं दे सकते या लिख नहीं सकते, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, न्यायालय की अवमानना भी नहीं कर सकते आप, बिल्कुल भी, ये तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, फिर है अपराध उद्दीपन, यानी उद्दीपन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से शुरू करना, या फिर आप कह सकते हो कि बढ़ावा देना, तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि अपराध के लिए बढ़ावा मिले। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लंघन हो, इस प्रकार का भाषण आप नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें 8 चीज़ें जिस पर आपको है वो वाक व्यक्ति पर रोक लगाई गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आगे अनुच्छेद 19(1) ख। पहले आपको बताया कि आप बोल सकते हो, आप बोलोगे लोग इकट्ठे होंगे तो आप क्या करोगे, सम्मेलन करोगे या सभा करोगे। शांतिपूर्ण तथा निरायुध बोला है, निरायुध मतलब आप युद्ध की कंडीशन ना हो, इस प्रकार का आप भाषण दोगे। ठीक है, और शांतिपूर्ण दोगे। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन ऐसा सम्मेलन हेतु 2 शर्तें आरोपित है। कौन कौन से? सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए और सम्मेलन बिना हथियार के हो। निरायुध मतलब बिना हथियार के, युद्ध की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जुलूस निकालने की स्वतंत्रता को इसमें निहित किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते रहते हैं। ठीक है, तो जुलूस निकाल सकते हो, रैली निकाल सकते हो, ये भी इसी के अंतर्गत आता है 19(1)
ख में आता है। फिर इसके जो प्रतिबंध दिए गए हैं वो दिए गए 19(3) में। जैसे मैंने आपको बताया 19(1) क का तो 19(2) में है और 19(1) ख का 19(3) में है। ठीक है, तो आपके सम्मेलन से संबंधित क्या क्या प्रतिबंध है? इस स्थिति की स्वतंत्रता पर निम्न 2 आधारों पर प्रतिबंध है। एक तो लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए और एक भारत की संप्रभुता और अखंडता खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें। ये प्रभुता और अखंडता का मतलब समझते हैं आप? ठीक है, प्रभुता का मतलब भारत अपने फैसले खुद ले सकता है और अखंडता आपको पता है भाईचारा, प्रेम भाईचारा। ठीक है, ये बना रहना चाहिए। कोई भी इस प्रकार की भाषण नहीं दे सकते कि हमारा राज्य है वो अलग देश बनना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, तो 19(1) क हो गया, उसका जो प्रतिबंध है 19(2) में है, 19(1) ख का 19(3) में है। फिर 19(1) ग पढ़ते हैं। पहले हमने भाषण दिया, फिर हमने सम्मेलन किया। सम्मेलन करेंगे तो हम क्या करेंगे? फिर संगठन बनाएंगे। तो संघ, संगम, सहकारी समिति। ये सहकारी समिति शब्द है वो बहुत लेट जोड़ा गया, 2010-11 में जोड़ा गया था। ये दिल्ली लिख रखा है 2011 में। ठीक है, तो पूछ लेते भी सहकारी शब्द है वो कब जोड़ा गया? 2011 में जोड़ा गया। सहकारी संघ भी बना सकते हो। तो आप क्या क्या कर सकते हो? कोई संघ बना सकते हो, अपना संगठन बना सकते हो। ठीक है, कोई संगम, सहकारी समिति है वो बना सकते हो। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत और भी शामिल की क्या चीज़ें? एक तो राजनीतिक दल भी बना सकते हो आप, दबाव समूह बना सकते हो। दबाव समूह मतलब हो गया, कह सकते हैं कि कोई भी इस प्रकार की कंडीशन कोई लागू हो गई और आप उसके खिलाफ हो तो आप अपना संगठन है वो बना सकते हो कि हम इसके खिलाफ हैं और हम इसको समर्थन है वो नहीं देते। फिर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार के संगठन भी आप बना सकते हो। फिर सामाजिक संगठन बना सकते हो आप, समाज कल्याण के लिए जो कार्य करे। धार्मिक संगठन भी बना सकते हो। ठीक है, आर्थिक आधार पर कुछ आर्थिक संगठन कोई बना सकते हो, जैसे व्यापारी वगैरह को बनाते हैं तो। और सांस्कृतिक संगठन भी आप बना सकते हो अपने कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, फिर है मूल संविधान में सहकारी समिति का, ये तो आपको बताया 2011 में ऐड है वो किया गया। फिर इसका जो है वो प्रतिबंध 19(4) में किया गया। 19(4) में लोक व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के संगठन आप बनाओगे और सदाचार को बना रहना चाहिए और भारत की प्रभुता और अखंडता को ठेस न पहुँचे। ठीक है, ये चीज़ें हैं वो ठीक है। फिर 19(1) ग की बात करते हैं अपन। तो पहले हमने संगठन बनाया, भाषण दिया, फिर सभा की, फिर संगठन बनाया, फिर आप कार्य करने के लिए घूमोगे तो आबाद भ्रमण संचरण की स्वतंत्रता 19(1) ग में। ठीक है, इसके तहत भारत की सभाओं की सीमाओं के भीतर भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक की है। ठीक है, और इसके जो निर्बंध दिए गए 19(5) में दिए गए। साधारण जनता के हित में होना चाहिए और एसटी के हितों के संरक्षण में होना चाहिए। एसटी का मतलब जो विशेष ट्राइब्स एरिया है। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते आप कि जो ट्राइब्स एरिया है वहाँ पर भी जाकर हम घूमेंगे, है ना, वहाँ पर भी रोक है। तो एसटी के हितों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें आप याद रखें। जो निर्बाध भ्रमण है उसमें क्या चीज़ें जो ऐड की गई है 19(5) में, 2 चीज़ें ऐड की गई है। साधारण जनता के हित में होना चाहिए और एसटी के हितों के संरक्षण में होना चाहिए। ठीक है, फिर 19(1) अड़ा दिया गया, भारत के भीतर कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें जो निर्बंध दिए गए 19(6) में दिए गए हैं। साधारण जनता का हित होना चाहिए और एसटी के हितों की संरक्षण होना चाहिए। हालांकि वही है, ठीक 19(5) में ही है ये भी। ओके, ठीक है। फिर आपका आता है 19(1) च आता है संपत्ति की स्वतंत्रता। हालांकि बाद में हटाया गया तो याद रखना, ये संपत्ति की स्वतंत्रता मूल संविधान में शामिल थी। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे समाप्त है वो कर दिया गया। देखो, जो एक आपका संपत्ति का अधिकार था, पहले आपको पता है 7 अधिकार थे मूल, अभी कितने बचे हैं? 6। तो ये जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया। ठीक है, फिर आपका आता है 19(1) घ, नहीं घ नहीं, च के बाद 6 आता है। ठीक है, 6 आएगा। तो वृत्ति यानी कार्य, उपजीविका यानी जो भी आप जीवन यापन के लिए कार्य करते हो, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड यानी जो व्यापार हो गया, बिजनेस करने की स्वतंत्रता है वो है। ठीक है, इसका जो निर्बंधन दिया गया 19(6) में दिया गया, तकनीकी हर्ता
और साधारण जनता के हित में होना चाहिए, ठीक है, और राज्य के एकाधिकार के वो पक्ष में होना चाहिए। इस प्रकार का व्यापार आप करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। 19 वाली एक चीज़ थोड़ी सी आपको याद रखना, ये जो निर्बंधन जो दिए गए हैं 1905 में और 1905 में, यानी जो गै और अढ़ की है वो 1905 में दिए गए दोनों के, ठीक है। और जो चय का है ना वो तो देखो ठीक है, चलो चय वाला, और जो छः का जो दिया गया वो 1906 में दिया गया। तो ये जो 5 में है ना ये 2 है, याद रखना, ठीक है। किस किस की है वो, गै और अड़े की। छः हट गया है और अभी फिर क्या है, छः है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी, पूछ लेते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल करेंगे। कल देखते हैं, कंप्लीट ही करेंगे, बहुत ज़्यादा है वैसे तो, मूल अधिकार समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कल करें, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब है वो कर लीजिएगा। ओके ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।